महाराष्ट्र में बीएमसी के चुनाव में महायुति की महाविजय और इस महाविजय के बाद भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जोश से लबरेज नजर आ रहे हैं, जबकि एकनाथ शिंदे गुट में कुछ और खिचड़ी पकती हुई नजर आ रही है। बता दें आपको कि बीएमसी में जिस तरीके से महायुति ने जीत हासिल की है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के तमाम मध्य प्रदेश से लेकर के महाराष्ट्र, हरियाणा से लेकर पंजाब तक के तमाम राजनेता ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि महाराष्ट्र में, हरियाणा में, बिहार में बीजेपी ने जिस तरीके से जीत हासिल की, उससे पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से क्लीन स्वीप किया था, अब आने वाले वक्त में पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार होने वाली है। दूसरी ओर आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे, जो कि शिवसेना के कहीं ना कहीं यहाँ पर माने जाए तो बड़े नेता के साथ साथ महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उन्होंने अपने तमाम बीएमसी के जीते हुए पार्षदों को ये निर्देश दे दिया है कि अगले 3 दिनों तक वे पार्षद 5 स्टार होटल में ही रहेंगे और किसी से उनकी राजनीतिक तौर पर मुलाकात नहीं होगी। दरअसल बता दें आपको कि बीजेपी ने बीएमसी के चुनाव में 89 सीटों पर जीत हासिल की। शिवसेना शिंदे गुट ने 29 सीटें जीत ली। इन दोनों की सीटों का आंकड़ा मिला दिया जाए तो ये गठबंधन बहुमत के आंकड़े को पार कर जाता है, जो कि 114 का आंकड़ा है। शिवसेना यूबीटी ने भी यहाँ पर 65 सीटें हासिल कर ली हैं। तो प्रमुख विपक्षी दल के रूप में शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे मौजूद रहेंगे। कांग्रेस पार्टी के खाते में अकेले चुनाव लड़ते हुए 24 सीटें गई है। एआईएमआईएम ने सबको चौंकाते हुए 8 सीटों पर जीत दर्ज की है। एमएनएस, जो कि राज ठाकरे की पार्टी है, उन्होंने 6 सीटों पर गठबंधन में चुनाव लड़ते हुए जीत हासिल की है। एनसीपी यानी कि अजीत पवार गुट को बड़ा झटका लगा है, सिर्फ 3 सीटें उनके खाते में गई है। एनसीपी शरद पवार गुट को भी बड़ा झटका लगा है। गठबंधन के बावजूद भी इन दोनों गुटों में सिर्फ 4 सीटें इनके हिस्से में आ पाई है। समाजवादी पार्टी ने बीएमसी में 2 सीटों पर जीत हासिल की है। ऐसे में आखिरकार महाराष्ट्र में किस तरीके से आगामी चुनावी रणनीतियां रहेंगी, महाराष्ट्र में बीएमसी में बीजेपी की एंट्री और ठाकरे ब्रदर्स की 30 साल बाद छुट्टी, आखिरकार क्या ठाकरे ब्रदर्स को अब सोचने पर मजबूर कर देगी कि यदि पार्टी लंबे वक्त तक गठबंधन में नहीं रहती है, ठाकरे परिवार, मराठी मानुस लंबे वक्त तक एकजुट नहीं रहते हैं, तो इसका सियासी खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। और ऐसे में शिंदे गुट में क्या कुछ चल रहा है? क्या शिंदे असंतोष की स्थिति में दिखाई दे रहे हैं? क्या शिंदे को ये डर है कि कहीं ना कहीं उनके पार्षद, जो चुने हुए पार्षद हैं, वो दूसरे गुट का रुख ना कर ले? क्योंकि यूबीटी नेता संजय राउत ने सीधे तौर पर यह कहा है कि सरकार बहुत ज्यादा दिनों तक बीएमसी में नहीं चलने वाली है। ऐसे में इन तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी जुड़ चुके हैं। अमन सर, सबसे पहले तो इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है जी। कैसे देखते हैं आप बीएमसी में बीजेपी महायुति गठबंधन की जीत को, और शिंदे ने अपने पार्षदों को होटल में रहने का निर्देश क्यों दिया? देखिए, बिल्कुल दिनेश जी, अगर हम महाराष्ट्र जो चुनाव हुए उनको देखें तो जाहिर बात है कि बीएमसी के चुनावों में जिस तरह की उम्मीद देखी जा रही थी कि क्या यहाँ पर शिवसेना, जो उद्धव ठाकरे गुट है, उनकी ही वापसी होती हुई दिखाई पड़ेगी या वही इस सीट के ऊपर बरकरार रहेंगे। लेकिन जब रिजल्ट सामने आते हैं तो पता चलता है कि जो 30 साल से लगभग सत्ता पर काबिज थे उद्धव ठाकरे या उनका परिवार, उनकी अब सत्ता जो है पूरी तरह से खत्म होती हुई दिखाई पड़ी, क्योंकि एक नई कह सकते हैं गठबंधन का एक नए कह सकते हैं सूर्य का उदय यहाँ पर होता हुआ दिखाई पड़ा। क्योंकि बीजेपी ने शिंदे गुट के साथ मिलकर चुनाव जो लड़ा उसमें उनको भारी सफलता मिलती हुई दिखाई पड़ी। 90 के आसपास सीटें बीजेपी ने जीती, तो वहीं 30 के आसपास शिंदे गुट ने, यानी कि अगर बहुमत का आंकड़ा देखें दिनेश जी तो 114 का है और यहाँ पर दोनों को ही मिलाकर ये आंकड़ा 118 का बन जाता है, यानी कि स्पष्ट बहुमत दोनों को मिलाकर यहाँ पर मिलता हुआ नजर आता है। लेकिन जिस तरीके से आपने सवाल किया कि आखिर जब आपस में इतनी कह सकते हैं बेहतरीन बॉन्डिंग है, इतना बेहतरीन समझौता है, गठबंधन है, तो आखिर 3-4 दिनों के लिए अपने जो पार्षद, चुने हुए पार्षद हैं, उनको एकनाथ शिंदे को आखिर होटल में क्यों भेजना पड़ रहा है? क्या अभी भी असंतोष की भावना कहीं दिखाई पड़ती? क्या एकनाथ शिंदे डरे हुए हैं कि जिस तरह से उन्होंने शिवसेना को बीच 2 हिस्सों में बांटा और अपना गुट लेकर अलग हो गए, कहीं उनके पार्टी के अंदर बगावत ना होती हुई दिखाई पड़ जाए? तो अभी शिंदे कहा जा सकता है कि पूरी तरह से किंग
किंग मेकर की भूमिका में जरूर है, लेकिन यहाँ पर अगर उनके ही पार्षदों ने, उनके ही सदस्यों ने सर मैं यहाँ पर बीच में आपको रोकना चाहूंगा, क्या चेयरमैन पोजीशन को लेकर किसी तरीके का दबाव एकनाथ शिंदे बीजेपी पर बनाते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि इसी तरीके का रवैया उस वक्त भी देखने को मिला था जब महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनी थी और पूर्ण बहुमत मिलने के बाद महायुति गठबंधन को और एकनाथ शिंदे लगभग 3 दिनों तक बेखबर रहे थे। तो क्या उसी पैमाने पर आगे चल के कहीं ना कहीं चेयरमैन जो पद है उसकी मांग यहाँ पर बीजेपी से करते हुए नजर आएंगे एकनाथ शिंदे? देखिए दिनेश जी, बिल्कुल यहाँ पर अगर आप एक शब्द में कहना चाहते हैं तो ये बात जरूर कहिए कि मुंबई का किंग कौन, क्या वाकई में यहाँ एकनाथ शिंदे किंग मेकर की भूमिका से ज्यादा किंग बनने की तरफ जाते हुए दिखाई पड़ेंगे, यानी कि मेयर क्या उनकी पार्टी से बनता हुआ दिखाई पड़ेगा, और या फिर बीजेपी एक बार फिर से उनको मना लेगी कि भाई आप साथ चलिए, हम दोनों अगर साथ चलते हैं तो बड़े बड़े अचीवमेंट करते हुए दिखाई देंगे, और यहाँ से एकनाथ शिंदे के लिए क्या फिर से बीजेपी जो है उनको मनाने की स्थिति में कहीं नजर आएगी? तो तमाम सारे सवाल हैं जो अभी जस के तस बने हुए हैं, क्योंकि 3 दिनों तक अपने जो पार्षद है उनको होटल में रखने का क्या मतलब है, क्या मकसद है, ये भी समझ से परे दिखाई पड़ता है। क्योंकि एकनाथ शिंदे, जैसा आपने भी जिक्र किया कि जब सरकार बन रही थी विधानसभा चुनावों के बाद महाराष्ट्र में, उस समय भी एकनाथ शिंदे लगातार ये बात कह रहे थे कि भाई 5-6 महीने के लिए मुझे मुख्यमंत्री बना दो, लेकिन बनाओ, लेकिन बीजेपी ने कहा कि भाई अब आपका जो समय है वो खत्म हो चुका है, मुख्यमंत्री तो हमारा ही बनेगा, और उनका बनता हुआ नजर आया। क्या वही स्थिति अब बीएमसी चुनाव में नजर आएगी कि जिस तरह से दोनों ही दलों को बहुमत मिला है, यानी साथ मिला है, लेकिन अगर अलग हो जाते हैं तो दोनों बहुमत से कोसों दूर दिखाई पड़ेंगे। ऐसे में क्या जो शिव सेना उद्धव गुट है जिनको 65 सीटें मिली है, मनसे जिनको 6 या 7 सीटें मिली हैं, जो 70-71 का आंकड़ा हो जाता है, क्या कांग्रेस पार्टी को जोड़ दिया जाए तो क्या ये 100 के आसपास पहुंच जाएगा? और ऐसे में अगर एकनाथ शिंदे के गुट में बगावत होती है तो क्या यहाँ पर जो संजय राउत ने बात कही थी कि बहुत कमजोर नजर आता है सत्ता पक्ष, क्योंकि हम भी लगभग बराबर पे खड़े हैं, तो क्या उनकी बात में कहीं यहाँ पर दम भरता हुआ दिखाई पड़ेगा? क्योंकि जिस तरीके से ये पूरे का पूरे आनंद फानंद प्रक्रिया हो रही है, कहीं ऐसा लगता है अंदर खाने में कोई बगावत की सुख बुगाहट जरूर एकनाथ शिंदे तक पहुंची है। बिल्कुल, आपको बयान सुनवा देते हैं संजय राउत का, जिसमें वो दावा करते नजर आ रहे हैं कि ये सरकार ज्यादा दिनों तक बीएमसी में नहीं टिकने वाली है। बता दें आपको कि 30 सालों तक ठाकरे परिवार ने बीएमसी पर राज किया है। बीएमसी देश की ही नहीं बल्कि एशिया की भी सबसे बड़ी महानगर निगम है, और ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आगे की रणनीतियां क्या रहती है। फिलहाल बयान सुनिए। बात छोड़ दीजिए, हम सभी ने कोशिश की कि एमएनएस की भी सीटें बढ़े। एमएनएस को 6 सीटें मिले, उनके बहुत सी सीटें बहुत कम मार्जिन से हार गए। शिवसेना की लगभग 12-13 सीटें ऐसी है जो हम बहुत ही स्लाइट मार्जिन या 50-100 वोट से हार गए हैं। अगर हम जीत जाते तो आज जो आपको पिक्चर दिख रहा है मुंबई में वो नहीं दिखता। फिर भी बीजेपी और शिंदे के पास सिर्फ 4 का बहुमत है और लगभग 105 कॉरपोरेटर्स अपोजिशन में है। ये बहुत बड़ी ताकत है। वो जो महानगर पालिका का जो सदन है, ये अपोजिशन की ताकत सबसे बड़ी है। तो हम आपको मुंबई अडानी के जेब में नहीं डालने देंगे, या ठेकेदारों का राज आप लाना चाहते हो यहाँ, वो हम नहीं लाने देंगे। 100 से ज्यादा हमारे जो पार्षद है वो आपको हर मोड़ पर रोकेंगे जब ऐसा काम आप करेंगे। बहुत बड़ी ताकत है। ठीक है, मेयर नहीं, लेकिन हमारे पार्टी में कुछ जयचंद थे। अगर वो जयचंद नहीं पैदा होते तो भारतीय जनता पार्टी के 100 पुरखों की भी यहाँ तादाद आती, तो भी यहाँ मुंबई में बीजेपी का मेयर नहीं बन सकता था। किसी तरह से कोशिश की जाएगी आपकी पार्टी का मेयर बने? जोड़ तोड़ नहीं, हम अभी कुछ नहीं करेंगे। जोड़ तोड़ पर हमारा विश्वास नहीं है, लेकिन हमारे पास बहुत बड़ा आंकड़ा है, बहुत बड़ी संख्या है। अपोजिशन के पास एक ऐसा आंकड़ा है, हम कभी भी तख्तापलट कर सकते हैं, लेकिन हम डेमोक्रेसी का आदर करते हैं, लोकतंत्र का आदर करते हैं। कैलकुलेशन कहाँ मिस जजमेंट होगा? नहीं, हमारे 10 या 12 से ज्यादा जो हमारी सीटें हैं वो बहुत कम मार्जिन से हार गए। इसलिए हार गए कि जिस तरह का मतदान जब चुनाव के दिन जिस तरह का माहौल था, लोगों के नाम कट गए, ईवीएम मशीन बंद पड़ गई, ये हो गया, उससे लोगों में थोड़ा सा हमारा वोटिंग परसेंटेज कम हो गया। नहीं तो
हम जरूर जीत जाते। और सर, जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस की जो छवि बन के सामने आई है विकास पुरुष की, कहीं ना कहीं उसका फायदा होते हुए नजर आया है। अब उनके दिमाग में प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब है। दिल्ली में जाकर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर विराजमान होने का जो उनका जो ख्वाब है, उस दिशा में वो जा रहे हैं। आप उनको श्रेय देंगे, क्योंकि हमने देखा था पिछली बार जब बीएमसी के चुनाव हुए थे 2017 में और उससे पहले, तो बड़े बड़े नेता सीएम वगैरह यहाँ पे आए थे, पर इस बार ये सब दिखा नहीं। ऐसे लगता है कि सिंगल नहीं, इस बार ऐसा था कि उनको लगता था कि हम मुंबई जीत नहीं पाएंगे। उनको पूरा विश्वास था मुंबई जीत नहीं पाएंगे, और मुंबई उसने जीती भी नहीं है। ये टेम्पररी फेस है। मुंबई इस तरह से आप जीत नहीं सकते। मैंने कहा ना कि हमारे पार्टी में जयचंद बनाकर आपने शिवसेना तोड़कर पहली बार मुंबई में आपका मेयर बिठाना का सपना आपने पूरा किया है। बाकी कुछ नहीं। अगर जयचंद नहीं होता तो बीजेपी कोई आसान नहीं होता। आपने जयचंद का जिक्र किया, तो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे का जो वर्चस्व है वो कहीं ना कहीं इस चुनाव में कम होते हुए नजर आ रहा है। नहीं, अभी ये चुनाव के बाद एकनाथ शिंदे का अधपतन शुरू होगा। अब एक सर्कल पूरा हो गया है, और वो सर्कल पूरा हो गया है महानगर पालिका चुनाव तक। लोकसभा, फिर विधानसभा, फिर नगर पंचायत, और फिर अब महानगर पालिका। अब बीजेपी को उनकी जरूरत नहीं है। और सर, एक और सवाल है, पीएमसी और पिंपरी चिंचवड के बाद जो नतीजे आए हैं, शरद पवार और अजीत पवार को काफी सेटबैक वहां दिखने में है, क्योंकि एक पूरा वन साइडेड दिखाई दिया है। तो अभी जो मर्जर की जो अटकलें हैं, आज एक ही साथ मंच भी शेयर कर रहे हैं बारामती में। हो सकता है कि आज देखिए, उनके पार्टी में वो लोग क्या निर्णय लेंगे उसके ऊपर मेरा मत व्यक्त कर। आकलन किस तरह से रहेगा इसको आने वाले दिनों में? किस तरह से महाविकास आघाड़ी या फिर जो अपोजिशन का एक जो धड़ा है वो? देखिए, अजीत पवार ज्यादा दिन तक सत्ता में नहीं रह सकते, इतना मैं कहूंगा। जिस तरह का माहौल पुणे और पिंपरी चिंचवड में सरकार के खिलाफ बनाया था, देवेंद्र जी के खिलाफ बनाया था, तो भारतीय जनता पार्टी के मन में अजीत पवार के लिए खटास है, एक गुस्सा है। ज्यादा दिन तक अजीत पवार मुझे नहीं लगता है कि सत्ता में बैठेंगे। वो फिर उनकी घर वापसी होगी, और दोनों पार्टी एक साथ, चाहे मर्जर हो या एक साथ वो काम करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। और शिंदे को भी जाना पड़ेगा, क्योंकि अगला विधानसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी शिंदे के साथ लड़ने नहीं जा रही है।